हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अकाउंट्स फोबिया में। तो आज हम स्टडी करेंगे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है गैप। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके +1 क्लास में। ज़्यादातर ये आपको पूछा जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर रूल और गाइडलाइंस अडॉप्टेड बाय अकाउंटेंट यूनिवर्सली वाइल रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स। जब वो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं कौन, अकाउंटेंट्स, तो ये प्रिंसिपल्स उसको हेल्प करते हैं, अकाउंटेंट्स को हेल्प करते हैं। अब जानते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है। तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर रूल और गाइडलाइंस अडॉप्टेड फॉर recording and reporting business transaction in order to bring uniformity मतलब similarity, in order to bring similarity in the preparation and presentation of financial statement। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए जा रहे होते हैं तो उनमें यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए ये रूल या गाइडलाइंस, या कह लें हम एक गाइडलाइंस होती है अकाउंटेंट्स के लिए कि किस तरीके से उन्हें अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को प्रिपेयर करना है, जिससे यूनिफॉर्मिटी आ जाए, सभी जगह सेम अकाउंट्स प्रिपेयर हों। तो ये होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब हम जानते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के फीचर्स के बारे में। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के मेनली 3 फीचर्स हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड, ये मैन के थ्रू बनाए गए हैं, हम ही लोग उसको बनाते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग। और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड, और दुनिया में इसको सभी लोग फॉलो करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की आज हम स्टडी कर लेते हैं। इन प्रिंसिपल्स को अलग अलग नेम से जाना जाता है, कोई इसको प्रिंसिपल बोलता है, कोई कॉन्सेप्ट, कोई अजम्पशन, कोई कन्वेंशन। तो देखिए, पहला अकाउंटिंग प्रिंसिपल है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो बिजनेस है और जो बिजनेस का मालिक है यानी कि ओनर, उसको सेपरेट एंटिटी समझा जाता है। बिजनेस और बिजनेस का ओनर दोनों अलग अलग चीज़ हैं। बिजनेस की प्रॉपर्टी अलग होगी, ओनर की प्रॉपर्टी अलग होगी। जो ओनर है वो बिजनेस के लिए एक केवल क्रेडिटर है, एक लायबिलिटी है कि बिजनेस में उसने पैसा लगाया, और बिजनेस की लायबिलिटी है कि उसको पे करना है। ठीक है, तो बिजनेस के जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो बिजनेस में रिकॉर्ड किए जाएंगे। जब भी हमें अकाउंटिंग करनी होगी तो हम बिजनेस के व्यू पॉइंट से करेंगे, बिजनेस के बारे में सोचकर करेंगे कि बिजनेस में पैसा आ रहा है, जा रहा है, या उसके बारे में नहीं, ओनर के पास पैसा आया कि गया। ओनर के अपने अलग खर्चे होते हैं, वो बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं। सेकेंड, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस में ओनली वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे जिसे हम मनी में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मनी में हम शो कर सकते हैं। तो कह सकते हैं नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं किए जा सकते। नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन कौन से होते हैं, जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर की हमने अपॉइंटमेंट की, ठीक है, या फिर इस तरीके से रिकॉर्डिंग नहीं करनी है कि बिजनेस में 2 कंप्यूटर्स हैं, 5 मशीनरीज हैं, ठीक है, उनकी वैल्यू लिखनी है। अगर कोई चीज़ है भी तो उसकी मनी में वैल्यू लिखनी है कि 2 कंप्यूटर कितनी अमाउंट के हैं, कितनी मनी के हैं, उसके हिसाब से उसको रिकॉर्डिंग करना है। ठीक है, तो ओनली वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे जो मनी में मेजर किए जा सकते हैं। थर्ड है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि बिजनेस जो है वो इंडेफिनेट पीरियड के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए चलता रहेगा। हमारा कोई भी इंटेंशन, कोई भी इरादा नहीं है कि फ्यूचर में हम इसको बंद कर देंगे, या फिर फ्यूचर में हम इसकी एक्टिविटी को या ऑपरेशन को रिड्यूस कर देंगे, यानी बिजनेस को छोटा कर देंगे। ठीक है, तो ये मान के चलना होता है हमें, बिजनेस लॉन्ग टाइम के लिए है और लॉन्ग टाइम के लिए चलता रहेगा, इसकी लाइफ इंडेफिनेट है। तो ऐसे में क्या होता है, जब हम कुछ ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस उसके हिसाब से सही निकल आता है। जैसे कि हमें डेप लगाना होता है एसेट्स पर, तो एसेट्स की एक एस्टिमेटेड लाइफ ली जाती है। अगर हमने बिजनेस की लाइफ ही एसेट्स से कम सोच ली तो उस हिसाब से उस पर डेप नहीं लग पाएगा। नेक्स्ट है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि जो बिजनेस की लाइफ है
उसको छोटे छोटे इंटरवल में डिवाइड कर दिया जाए। यानी कि जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए जाएंगे तो एक सर्टेन पीरियड के बाद उसको हमें तैयार करना होगा, और वो पीरियड तय किया गया है 12 मंथ का। क्या होता है, बिजनेस तो इंडेफिनिट लाइफ है बिजनेस की, तो हम बिजनेस के में अकाउंट जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन तैयार करेंगे तो वो कब करेंगे, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद। तो अलग अलग बिजनेसमैन अलग अलग तरीके से उसको रिकॉर्डिंग करेंगे, जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। जबकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन उसके यूजर्स को टाइम टू टाइम चाहिए होती है, तो वो टाइम रखा गया है 12 मंथ का, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्लोज होता है। तो हर बिजनेस में अकाउंटिंग की जाती है 12 मंथ के लिए, 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए। फिफ्थ है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, या इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, इसके अकॉर्डिंग जितनी भी फिक्स्ड एसेट्स हैं, हमने कोई एसेट्स अगर परचेज की है तो जितने में उसको परचेज किया है वही वैल्यू उसकी बुक में रिकॉर्ड करनी होगी। जैसे हम कोई मशीनरी 5 लाख की परचेज करके लाए हैं तो 5 लाख के साथ साथ उसमें और वैल्यू उसकी ऐड की जा सकती है, जो उसको लाने ले जाने और इस्टेब्लिश करने में खर्चा हुआ है वो उसमें ऐड करके फिर उसको लिखना है। लेकिन ये नहीं करना कि आज उसकी वैल्यू 3 लाख है मार्केट में, आज उसकी वैल्यू 8 लाख है तो 8 लाख रिकॉर्ड कर दें या 3 लाख रिकॉर्ड कर दें, क्योंकि लैंड है, बिल्डिंग है, इनकी वैल्यू कम बढ़ होती रहती है। लैंड आज हमने 20 लाख का खरीदा और वो कल उसकी वैल्यू होगी 25 लाख, तो हमें अपने यहाँ अकाउंट में 20 लाख ही लिखना है, परचेज वैल्यू ही लिखना है। बस एसेट्स को की वैल्यू लिखते समय ये ध्यान देना है कि जो उससे रिलेटेड एक्सपेंस है वो भी उसकी वैल्यू में ऐड कर दिए जाएंगे। जैसे मशीनरी परचेस करके लाए, हमने बताया उसको लाने में, ट्रांसपोर्टेशन और उसको इस्टेब्लिश कराने में जो खर्चा हुआ है, इंजीनियर को रुपए देने पड़े, तो वो उसकी वैल्यू में ऐड कर दिए जाएंगे। इसके बाद है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हर ट्रांजेक्शन में कम से कम दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। यानी एक ट्रांजेक्शन जो ट्रांजेक्शन होता है वो मिनिमम 2 अकाउंट्स पर इफेक्ट डालता है, एक किसी को डेबिट करता है और किसी को क्रेडिट। तो इस ड्यूअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट के बेस पर ही अकाउंटिंग पूरी है, और यही इससे ही एक इक्वेशन जनरेट होती है कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इसका मतलब है जितनी भी बिजनेस की एसेट्स होगी वो आउटसाइड लायबिलिटी और इनसाइड लायबिलिटी यानी बिजनेस ओनर की पैसे के बराबर होगी। जो टोटल एसेट्स की वैल्यू होगी वो आउटसाइड लायबिलिटी और जो इनसाइड लायबिलिटी यानी जो ओनर की कैपिटल है उसके इक्वल होगी हमेशा। ठीक है। नेक्स्ट है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट ये बताता है कि रेवेन्यू हमारी तभी रियलाइज मान ली जाती है, यानी रेवेन्यू हमें अर्न हो गई है, पैसा हमें मिल गया है, ये ऐसे ही तभी एज्यूम कर लिया जाता है जिस दिन वो ट्रांजेक्शन हो जाता है। जैसे आज हमने गुड्स सोल्ड किया है किसी पर्सन को, ठीक है, 50,000 का, तो हम ये 50,000 रुपये सेल के नाम से अपने अकाउंट्स में आज ही रिकॉर्ड कर लेंगे, भले ही वो हमने उधार बेचा है, उसका पैसा हमें 10 दिन बाद या नेक्स्ट मंथ मिले, हमने आज ही रिकॉर्ड कर लेना। जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ, जिस दिन रेवेन्यू अर्न हुई, उसी दिन हमें उसको रिकॉग्नाइज कर लेना है, रिकॉर्ड कर लेना है, पहचान लेना है। ठीक है। तो रेवेन्यू या सर्विस होती है, जैसे रेंट हुआ तो इस महीने का रेंट है, जैसे मार्च का रेंट है तो मार्च का रेंट मार्च में ही रिकॉर्ड होगा, भले ही वो हमने अप्रैल में पे किया हो या फिर मई में पे किया हो। ठीक है। तो रेवेन्यू यानी इनकम जब भी जनरेट हुई है, जब भी हमें इनकम जनरेट हो गई है, भले ही वो मिली है या नहीं मिली है, उसको इग्नोर करना होता है और उसी टाइम रिकॉर्ड करना होता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये बताता है कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं एक अकाउंटिंग ईयर में, वो सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने चाहिए जो रेवेन्यू को अर्न करने में किए गए हैं। यानी इनकम को जनरेट करने में जितने भी खर्चे हुए हैं वो सारे के सारे खर्चे ही रिकॉर्ड करने चाहिए बिजनेस में। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम जो माल लेकर आते हैं, गुड्स परचेस करके लाते हैं सेल करने के लिए, उसकी वैल्यू तो रिकॉर्ड करेंगे ही, उसके साथ साथ लाइटिंग, इलेक्ट्रिसिटी, नौकर, मतलब जो भी हैं वर्कर हैं उनका पैसा जो देते हैं, सारे एक एक एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना होगा। यहाँ तक कि जो हम फर्नीचर यूज कर रहे हैं, फर्नीचर पे डेप लग रहा है, उस डेप्रिशिएशन को भी रिकॉर्ड करना होगा, इस फर्नीचर की जो वैल्यू कम हो रही है उसकी वजह से। तो एक एक एक्सपेंस उसको रिकॉर्ड करना होता है। तो एक्सपेंसेस मैच करने होते हैं रेवेन्यू के अगेंस्ट प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेशन में।
इसके बाद आता है फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो अकाउंटिंग करने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं उस, या फाइनेंशियल पोजीशन कह लो, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो सिग्निफिकेंट और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी चाहिए। डिस्क्लोज का मतलब शो करनी चाहिए, यानी कि कोई भी अमाउंट लिखी हुई है तो वो कहाँ से आई, किस तरीके से आई, उसकी कैलकुलेशन दिखानी चाहिए। ये डेप्रिसिएशन लिखा है तो डेप्रिसिएशन किस मेथड से लिखा है, उस मेथड से उसकी कैलकुलेशन दिखाओ कि कितने मंथ का डेप्रिसिएशन है। इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट कितने मंथ का है, कितने परसेंट है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें दिखानी होगी अलग से। इसके बाद आता है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट में ये बताया है कि बहुत सारे मेथड होते हैं किसी भी काम करने के, तो जो एक बार मेथड यूज़ हुआ है वही हर बार हम अप्लाई करें, बार बार उसको चेंज ना करें। ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं कर सकते, चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अलग से नोट्स क्लियर देना होगा कि इस साल हमने ये मेथड चेंज किया है। लेकिन फिर भी बिजनेस को चाहिए कंसिस्टेंसी रखे, जो मेथड आज यूज़ किया है वही नेक्स्ट ईयर करे। डेप्रिसिएशन लगाने के कई मेथड होते हैं, तो जो मेथड हमने आज इस साल फॉलो किया है वही नेक्स्ट ईयर के बार बार चेंज ना करें, ठीक है। कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म में कॉन्सेप्ट में ये बताया है कि जो फ्यूचर में होने वाले लॉसेस हैं उनके लिए हम पहले से ही प्रोविज़न कर लें कि जो फ्यूचर में लॉस होने वाला है, भले ही वो अभी लॉस हुआ नहीं है, लेकिन उसके लिए हम पहले से ही प्रोविज़न यानी कि लॉस मान के चलें, ठीक है, कि हमें लॉस होगा। लेकिन जो फ्यूचर में होने वाली इनकम है तो इनकम को हमें रिकॉर्ड नहीं करना है। इनकम तभी रिकॉर्ड की जाएगी जब इनकम हो जाएगी, लेकिन लॉस हम पहले रिकॉर्ड कर सकते हैं भले ही लॉस ना हो। इसका मतलब होता है कि बिजनेस को सेफ लेकर चलना है। हमेशा अपने आप को लॉस में लेकर चलोगे तो सेफ चलोगे, हमेशा सावधान होकर चलोगे तो सेफ होकर चलोगे। और ये मान के चलोगे कि आगे में प्रॉफिट होगा और हम खर्चा कर दें, इस बार पैसा लुटा दें और आगे चलकर प्रॉफिट नहीं हुआ तो प्रॉब्लम होगी। और ये मान के चलोगे कि हमारे ये आगे एक्सपेंस है, इसके लिए हमें पैसा रोकना है, भले ही वो एक्सपेंस आगे नहीं हुए तो आपका फ़ायदा होगा, पैसा बच जाएगा। आगे आता है मटेरियल कॉन्सेप्ट या मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। तो मटेरियल कॉन्सेप्ट ये बताता है कि जितने भी मटेरियल यानी कि इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो कराना चाहिए, लेकिन जो इममटेरियल हैं जिसका अकाउंटिंग यूजर्स पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, ऐसे ट्रांजेक्शन्स, ऐसे फैक्ट, ऐसी इंफॉर्मेशन जिसका अकाउंटिंग यूजर्स पर इफ़ेक्ट पड़ता है, उनके डिसीजन लेने पर इफ़ेक्ट पड़ता है, वो सारे फैक्ट दिखाने चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। लेकिन जिनका ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है उसको अकाउंटेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ना शो कराए, ठीक है। तो एक तरीके से ये फुल डिस्क्लोजर का अपोजिट हो गया। फुल डिस्क्लोजर में कहा गया है, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट में, कि एवरीथिंग, सभी चीज़, सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें शो कराए, लेकिन उसमें भी इंपॉर्टेंट की बात की गई है, रिलेवेंट की बात की गई है। इसमें कहा गया है कि जो फालतू की चीज़ें हैं उनको ना शो कराए, ठीक है। फालतू की चीज़ें जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लोजिंग स्टॉक को एसेट्स में शो कराना होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्लोजिंग स्टॉक को शो कराना होता है। तो अगर हमारा गुड्स अनसोल्ड है उसकी वैल्यू तो हम शो करा देंगे, लेकिन जो हमारा स्टेशनरी का आइटम है जैसे पेंसिल, इरेजर, रबर, उसका थोड़ा सा पेंसिल, इरेजर वगैरह है या कटर, तो उसका हमारे पास अगर थोड़ा सा स्टॉक है तो उसका स्टॉक शो ना कराएं, क्योंकि उसकी थोड़ी सी स्मॉल अमाउंट में वो आ जाता है, वैल्यू बहुत ही उसकी कम है, उसका ज़्यादा इफेक्ट यूजर्स पर नहीं पड़ना है। इसी टाइप से एक 50,000 का कोई खर्चा है, एक छोटे बिजनेस के लिए वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन बड़े बिजनेस के लिए 50,000 का खर्चा ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो जैसे उन्होंने 50,000 की रिपेयरिंग दिखा दी कि हमने बिल्डिंग की रिपेयरिंग कराई है, ठीक है, तो छोटे बिजनेस के लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है, 50,000 रुपये या 5 लाख रुपए कहाँ लगाए, ठीक है। लेकिन बड़ी कंपनी के लिए 5 लाख रुपए की रिपेयरिंग कुछ नहीं है, ठीक, तो वो इमैटेरियल है। लास्ट आता है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट में ये बताया है कि जितने भी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, हर ट्रांजेक्शन का वेरीफाइल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आपके पास बाउचर होना चाहिए, आपके पास बिल होना चाहिए। जैसे आपने लिखा है कि हमने गुड्स को परचेज़ किया है 4 लाख का, तो 4 लाख का बिल होना चाहिए, और उसमें पर्सनल जजमेंट नहीं चलना चाहिए कि हमने गुड्स परचेज़ किया 4 लाख का और दिखा दिया है वहाँ पर 5 और 6 लाख का, तो पर्सनल वाइज नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट यही बता रहा है जितनी भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो
फैक्ट के बेस पर होनी चाहिए और वेरीफेबल होनी चाहिए, उसको वेरीफाई कर पाए। दूसरी चीज़, अब ये मैंने आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बता तो दिए हैं, इसको आपको एक बार अच्छे से रीड करना है। रीड कहाँ से करेंगे, तो एक ऐप का, एक अकाउंटिंग नोट्स का ऐप का लिंक दे रहा हूँ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उस लिंक से उस ऐप को लोड कर लें और अकाउंट्स के या जिस सब्जेक्ट के भी आपको नोट्स चाहिए हैं, साइंस से लेकर कॉमर्स तक, आप उस पर क्लिक करके वो नोट्स देख लें। तो अकाउंट्स में जाइएगा, अकाउंट्स का सेकंड चैप्टर देखिए, सेकंड चैप्टर में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी।